तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रूव कर लिया था कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है क्या है, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। ये आपको मैंने उस दिन प्रूव करवाया था और कहा कि इनको अगर बीमीय रूप से देखा जाए तो इनकी कोई बीमा नहीं होती, अर्थात यह बीमाहीन आई थी। क्या आई थी? बीमाहीन राशि है, अर्थात यह डायमेंशन लेस है हमारा। इस यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब इसके आगे इसमें एक क्वेश्चन और करा है आपसे। क्या कह रहा है कि के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, के ई स्क्वायर अपान जी एम आई, क्या भाई ज्ञानसु, ज्ञानसु कहाँ बैठो? आज एडजस्ट करो पॉलिथिन। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी, ये क्या है? बीमाहीन है। और आगे आपसे कह रहा है इसमें कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, यानी ये सब भौतिक नियतांक है हमारे। कैसे हैं? भौतिक नियतांक है, यानी इनका एक फिक्स मान है, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। कह रहा है कि उनकी सारणी को देख करके इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। और यह अनुपात क्या बताता है? अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो पूछ रहा आपसे कि अनुपात क्या आपको क्या बताता है और आप इस अनुपात से क्या समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। इनका अनुपात अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हमको इनकी वैल्यू चाहिए। तो बताओ, ये के है ना, के क्या कहलाएगा यहाँ पे? कूलाम नियतांक। क्या कहलाएगा? कूलाम नियतांक। और कूलाम नियतांक का मान कितना होता है? सब लोग बोलो। 9 × 10 पावर। कूलाम नियतांक मतलब के, और के का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ क्लियर है? ये हो गया हमारा के की वैल्यू हो गई। ई, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ये आवेश है, आवेश का मान होगा हमारा। तो ई का मान यहां से लिखोगे तो क्या आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही होगा। ये ई की वैल्यू होती है। कैपिटल जी, ये आपको याद नहीं करने हैं, ठीक। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सब वैल्यू दिया रहेगा, इसीलिए खुद ही कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके रखिए यहाँ पे। अब सारणी हम मान लीजिए कि हम सारणी खुद ही हैं, आपको बता रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। जी की वैल्यू यहाँ पे, ये कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या है यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11। ये कहां से निकलता है? F = G m1 m2/r² से। यहां से आप जी की वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा? Fr²/m1 m2, ठीक है। और यहाँ पे जी जो होता है हमारा वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, कैपिटल जी जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन, बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? कैपिटल जी की वैल्यू हो गई। आगे कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमई। एमई माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा? एमई। इसकी वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको लिखवाई गई है, मैं खुद ही लिखवाया हूं, उसमें देखेंगे मिलेगा नोट्स में। 9.1 × 10⁻31। और मास है तो उसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। समझा? ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, 10⁻31 है, ठीक। और क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये भी आपको लिखवाया गया है कॉपी में, पहले चैप्टर में ही। 1.67 × 10⁻27। समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, इसमें कौन ज्यादा है? इन दोनों वैल्यू में नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला? नीचे वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 10⁻27 है। जितना निगेटिव छोटा होता है उतना निगेटिव, समझ आ रहा ना? निगेटिव जितना छोटा दिखेगा उतना बड़ा होता है अपने आप में, ठीक है। और जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है। ये सभी की सभी वैल्यू हमारे पास उपस्थित है, ठीक। ये सभी की सभी वैल्यू हमारे पास उपस्थित है। इन सभी को उठा करके यहाँ रखो और सॉल्व करो। जो आता है
वही आपका अनुपात होगा। समझ में आया? तो रखा जाए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है क्या करें ये? हाँ, ये दिया है, सवाल में ही दिया है। बाकी ये अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आया कहां से है, तो ये वास्तव में देखो, हमारे पास, यहां ध्यान दो भाई, हमारे पास गुलामी बल का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? गुलामी बल, गुलामी बल बोलो जल्दी, बोलो यार, क्या बैठे हो? गुलामी बल 1/4π∈0 और Q1 Q2 अपान, यही तो होता है यार। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F = G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। बस समझ रहा नहीं? तो वास्तव में जो यहाँ पे वैल्यू रखी गई है ना, ये ke², अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, k हो गया। इसको क्या बोलेंगे? यही तो है ना k, तो इसकी जगह k रख देते हैं। चलिए देखो, ये हो गया k, समझ रहा ना? अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो r² से r² क्या होगा, कट जाएगा हमारा। और यहाँ देखो ke²/g_mp, जो m1 m2 है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान रखा गया है, और यहाँ पर जो आवेश है ना वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पर भी E रखोगे और इनटू यहाँ पर भी E रखोगे, यहाँ mi रखोगे और यहाँ mp रखोगे, तो क्या आ गया, ke²/g_mi। समझ रहा ना? ये यहीं से दिया हुआ है आपका, इस तरीके से। इन दोनों का अनुपात है एक तरीके से। कौन सा अनुपात, कौन सा अनुपात है? वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का क्या दिया है, रेशियो दिया है इसी को। ठीक, अब ये रेशियो में चेक करना चाहते हैं, ये क्यों दिया है, अभी हम समझाते हैं इसको। ठीक, हटाओ इसको। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि कहां से आया है, ये भी आप महसूस कर सकते हैं, यहां से आया है। ठीक है ना, आसानी से आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करना है। ठीक है, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। वैल्यू रखें सब, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू ई का स्क्वायर। ई बोले तो यही, इसको 2 बार रखना है, स्क्वायर है ना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻2 बार इसको सबमिट करिए। ठीक, ई स्क्वायर हो गया, अपान, पूरे का अपान है तो पूरे का अपान लगाओ। यहां देखो दिया है 6.67 × 10⁻11, तो 6.67 × 10⁻11। आगे क्या है, me mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 9.1 × 10⁻31, while the value of mp 1.67 × 10⁻27। समझा? ये सभी वैल्यू हमने उठा करके इसमें रख दिया, तो कुछ ऐसा मिला। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में हम लोग एकदम तेज हैं। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए बताइए, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें? हाँ, इसको जान लो, जब भी कैलकुलेशन ऐसा दिखे तो सबसे पहले पावर पे जाया करो। किसी के पावर को कम कर दो तो उसी आसान हो जाती है। तो चलो पहले पावर को सॉल्व करो। ये 19 है, 19 है, कितना हो गया, कितना हो गया, 38 हो गया कि नहीं होगा? 38 माइनस में हुआ ना, अरे किस में है, प्लस में है, तो माइनस कर दो, इसमें कितना बचा, बोलो, -29। वेरी गुड। चलो एक बार थोड़ा सा यहाँ छाप लेते हैं, बचा कितना, -29 ऊपर। नीचे कितना है, ये पूरा जोड़ लो सबको, क्योंकि तीनों माइनस में है, तो 7 1 8 1 9 और 2 3 5 1 6, 69 आएगा, नहीं आएगा? 10⁻−69, और 10⁻−69 को कहां भेज दो भाई, 11 31 और 27 जोड़ दो, 69 आएगा। -69 और -69 को भेजो कहां, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, +69, और +69 में 29 घटा दो, कितना बचा, बोलो यार, +69 में 29 घटा दो, कितना बचेगा, 40 बचेगा। इसका मतलब जो पावर बचा दोनों मिला करके वो +40 बचा। पक्का हो गया, पावर सॉल्व हो गया, सबसे बड़ा बवाल खत्म हो गया। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल करते हैं। 9 × 1.6 × 1.6,
ऊपर और कुछ नहीं है, इंटू 10 टू द पावर कितना पावर बचा है 40। समझ आया? ये सब कुछ बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी मदद करते हैं, है ना। जैसे अगर आप एसएससी के इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब सवाल लगा लेंगे, यही होता है। ठीक, अपान क्या है 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। समझ में आ गया? बोलो भाई। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट यहां है, एक अंक के बाद पॉइंट यहां है, हटा दें ये पॉइंट से, और ये पॉइंट क्या हुआ कट गया बेचारा। अब क्या बचा है, यहां भी एक पॉइंट है, और यहां कितने के बाद है 2 2 4 लोगों, है ना। 4 यहां है, एक के बाद यहां है। ठीक, किसे समझो, 4 यहां है, यहां से दोनों ओर में काट दूं पॉइंट तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 4 बढ़ेंगे नहीं, 2 इसका वाला बढ़ेगा, 2 इसका वाला। ठीक, 4 बढ़ेंगे, एक और कम कर दोगे क्योंकि एक पहले से वहां लगा है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, सब पॉइंट को हटा देते हैं। समझ आ? हाँ, तो इसको ध्यान दो, इधर हो गया 2 2 4 कट गए, एक यहां से कट गया, तो 4 ऊपर गया था, एक यहां से कट गया, ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा। समझ आ? बढ़ा लेते हैं 3 जीरो, तो चलो बढ़ा लेते हैं 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर का 43। ठीक है, अपान क्या, अपान क्या, इसको रखो 667 इंटू 91 इंटू 167। समझ में आया? अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो और इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें क्या करो, भाग करना है, डिवाइड कर दो। अगर ये मान लो कि जरूरत पड़ती है यहां से जीरो भी आप ले सकते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, ठीक, तो 16 16 में 256, ठीक, और फिर 256 और ये तीनों पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक, और फिर 256 में 9 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी। ठीक, 2304। फिर मैंने क्या किया, इनसे 4 जीरो ले लिया। ठीक है, 4 जीरो ले लेंगे तो ये 39 हो जाएगा, 4 जीरो यहाँ हो गया, और नीचे ये वैल्यू हमारे पास है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। समझ आया? इसका कोई मात्रक होगा क्या, इसका कोई मात्रक होगा, बोलो भाई। नो, क्योंकि ये दोनों अनुपात हैं, और अनुपात कैसा है, क्या है, बीमाहीन है। अगर बीमाहीन होगा तो निश्चित रूप से मात्रकहीन भी होगा। समझ आ? अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं लिखना है। अब ये वैल्यू बता क्या रहा है, ये वैल्यू बता क्या रहा है, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। हमारे पास ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। क्या बोलते हैं, गुलामी बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ध्यान देना, Q1 Q2 आता है बाद में, बीच में क्या आता है, Q1 Q2 आता है। और ये कैसा है, मतलब अगर हम एक ठो इलेक्ट्रॉन रखें और एक ठो प्रोटॉन रखें, ध्यान दो भाई समझो, अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन रखें एक ठो प्रोटॉन रखें, न्यूटन साहब ने कहा था कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच हमेशा एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह हुआ गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला। ठीक, और यह जो Ke² लिखा हुआ है यह स्थिर विद्युत बल है। क्या है, स्थिर विद्युत बल है। और यह जो वैल्यू आई है सॉल्व करने पर, यह पॉजिटिव वैल्यू आई है, अर्थात बड़ी वैल्यू आई है। तो बड़ी वैल्यू आई होगी तो निश्चित रूप से ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो आया है, नहीं तो ये माइनस में आता या फिर पावर माइनस में होता। जो भी होता, ये वैल्यू कैसी दिख रही है आपको, पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे। और जब पॉजिटिव दिखेगी, जब पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी तो निश्चित रूप से हम क्या कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल का मान, ध्यान दो इस पॉइंट का मतलब उसमें लिखा है प्रश्न में, इसका मतलब बताओ ये क्या बताना चाह रहा है, यह क्या बताना चाह रहा है। तो यह बताना चाहता है कि स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से बहुत अधिक होता है। ये कौन सा बल आया है, स्थिर विद्युत बल, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू
हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। यही अगर 0 पॉइंट समथिंग आया होता, पावर और ना आया होता, पॉइंट में आंसर आया होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? छोटी वैल्यू आई है। तो हम कहते कि नीचे वाला ज्यादा है ऊपर। भाई जैसे हम लिखे कि 4/2 और 2/4, बोलो 4/2 और 2 इसको लिखेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको लिखेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो जो पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जो पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब ऊपर छोटा होगा, और जो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ऊपर, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा? बड़ा होगा। ऊपर वाला है कौन? स्थिर विद्युत बल। तो यही इस प्रश्न में कहना चाह रहा है कि स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से बहुत अधिक होता है। और मैं आपको पीछे नोट्स में लिखवाया हूं, कॉपी में आप देखेंगे वहां पे कि दुनिया का सबसे बड़ा बल स्थिर विद्युत बल होता है, वहां पर आपको लिखवाया गया है। क्योंकि यह यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो बहुत ही पता ही नहीं चलता, जबकि स्थिर विद्युत बल पता चलता रहता है, आवेशों के बीच लगने वाला बल पता चलता रहता है। समझ में आया? यह क्या बता रहा है कि स्थिर विद्युत बल का मान अधिक होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, स्थिर विद्युत बल बहुत ज्यादा होगा किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। समझ में आया? ये चीज ये बता रहा है। पक्का हो गया? ठीक है, राइट डाउन। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन क्या है समझते हैं इसको। कह रहा है कि ये तो थ्योरेटिकल है, आप ऐसे ही बता सकते हैं आंसर को, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? मतलब आपसे क्या पूछा है? क्वांटीकृत पूछा है, मतलब क्वांटमीकरण। बोलो क्वांटमीकरण क्या होता है? क्वांटाइजेशन आप लोग पढ़ाया गया है ना? क्वांटमीकरण क्या होता है? नो 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 नो, बताओ। हाँ, वैद्युत आवेश वही एक चीज है, क्वांटीकृत या क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। वो तो परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक वगैरह, आपेक्षिक। हाँ, वो जो आप बता रहे हैं वो दूसरी चीज बता रहे हैं। चलो समझते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। इधर देखो भाई, क्वांटाइजेशन क्या होता है कि वैद्युत आवेश आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होती है। क्या होती है? वैद्युत आवेश की मूल इकाई ई का क्या होती है? पूर्णांक या पूर्ण गुणज, वही बोला जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? Q इज इक्वल टू, वहां पर आपको यह भी दिखाया गया होगा समथिंग ऐसा, ठीक, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मैंने बताया था। अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि जो चार्ज होते हैं हमारे, वो यहाँ पे जो n का मान रखा जाएगा ना, ये पूर्णांक रखा जाएगा। और जब पूर्णांक रखा जाएगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में या प्लस में। तो इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है, या तो एक ही आएगी, या तो 2 आएगी, या तो 3 आएगी। माइनस में भी आ सकता है, -1 -2 -3, ये भी कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं, ध्यान देना, कि क्या ये कर सकते हैं क्या कि 0.33 नो, यह पॉसिबल। क्वांटाइजेशन यही बताता है कि यह चीज संभव नहीं है। केवल क्या संभव है? 1 2 3 4 5 संभव है। n की जो वैल्यू है वह एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत। समझ में आया? इसका मतलब यह रेशनल नंबर नहीं हो सकता है ना, पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती, अपान में नहीं हो सकता। समझ में आया? बोलो सुमित सिंह, सुमित बताओ सुमित बताओ, 4/2e ये संभव है? यह चार्ज संभव है? यह इलेक्ट्रॉन संभव है?
खुशबू है। 4/2 बराबर कई और 2 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। क्यों भाई संतोष, मजाक तो नहीं कर रहा हूं? क्या यह संभव है? क्वांटाइजेशन बताता है कि यह संभव, क्वांटाइजेशन बताता है यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है। समझ में आ गया? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पूर्ण संख्या। हैव यू क्लियर नाउ? ओके। उसके बाद क्या कर रहा है हमारा इसमें, कह रहा है कि सेकंड, इसमें ये तो पहला वाला था, तो पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे बोलो? विद्युत आवेश, आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होता है। समझ आ गया? और नीचे आप इसको लिख दिया करिए। ठीक, आप लोगों को आंसर लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद बी, अब ये सब चीजें छोटे छोटे आंसर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? बी वाला इसी में कह रहा है, इसी का बी है चौथे का। चौथे का बी क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इस प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय, बड़े पैमाने पर आवेश से व्यवहार करते समय मतलब समझ रहे हैं? बोलो, बड़े पैमाने पर जो हम लोग आवेश का प्रयोग करते हैं, वो आवेश की मूल इकाई जो हमारा ई है उससे बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसमें क्या लिखेंगे? सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? फिर से समझो सवाल को क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करो। देखो, कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल को ही बड़ा कहते हैं। स्थूल क्या कहते हैं? स्थूल और सूक्ष्म दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म मीन छोटा और स्थूल मीन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात, वहां समझेंगे समझ में आ जाएगा। स्थूल का मतलब बड़ा होता है। ठीक, तो कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने, वो खुद ही कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, आ गया, बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ठीक, उपेक्षा, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है कि जो हम लोग व्यवहारिक रूप से आवेशों का प्रयोग करते हैं, ठीक, बोलो क्या बोला? जो व्यवहारिक रूप से आवेशों का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो आवेश हमारे आवेश की मूल इकाई ई का बहुत अधिक होते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, यह जो होता है बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। और जबकि हम लोग जो यूज करते हैं 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, यह बहुत ही बड़ी वैल्यू, इसी को स्थूल मान बोलते हैं। ठीक, समझ आ रहा नहीं? बोलो भाई, स्थूल का मतलब क्या? बड़ा। यहां देखो, रुको, देखो भाई, आंसर को पढ़ो आप लोग। कह रहा है कि स्थूल अवस्था में, क्या कह रहा है? स्थूल अवस्था में हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उपेक्षा हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा क्वांटाइजेशन है वो बड़े आवेशों को ही तो बता रहा है लास्ट में,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, और यह बड़े आवेशों को ही बता रहा है। और वही वो कह रहा है कि क्या हम उपेक्षा कर सकते हैं व्यवहारिक रूप में आवेश का मान, आवेश की मूल इकाई ई, आवेश की मूल इकाई ई से बहुत बड़ा होता है, जो हम लोग व्यवहारिक रूप से यूज करते हैं, 1 कूलाम 2 कूलाम, ये जो बड़े मान है आवेश के, 1 कूलाम 2 कूलाम, ये कैसे मान होते हैं, बड़े मान होते हैं, बहुत बड़े मान होते हैं। किसकी तुलना में, आवेश की मूल इकाई ई की तुलना में। इसलिए हम क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, बिना क्वांटमीकरण के हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अगर बड़ी वैल्यू लेना होगा तो क्वांटमीकरण को फॉलो करना होगा। अगर हम जैसे हम 1 कूलाम ले लिए, पर अगर हम 1.5 कूलाम ले रहे हैं तो 1.5 कूलाम लेंगे तो क्या होगा, क्वांटमीकरण का नियम का पालन नहीं होगा, तो उसकी उपेक्षा नहीं होगी, तो आंसर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो बड़े मान होते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। समझा? क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जो हमारे आवेश होते हैं उनकी वैल्यू अधिक होती है, और अधिक मान के लिए ये नियम हमारा फॉलो होता है क्वांटमीकरण। अधिक मान के लिए हमारा क्वांटमीकरण बना है, 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम 5 कूलाम। समझ में आ रहा है? ये चीज है हमारा आंसर। इसका आपको ऐसे ही लिखना है। इसका आंसर कैसे लिखना है समझ गए आप लोग? ठीक। ये चौथा सवाल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था, जो आपको बताया गया है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हाँ? इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, 4th का बी। ठीक। अब उसके बाद मस्त दिख रहा था। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, मस्त क्वेश्चन है, आपको बताया भी जा चुका है बहुत अच्छे से। क्या कर रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। क्या कहा भाई, क्या कहा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, ये हो गया कांच की छड़। चलो इधर देखो तुम, ये हो गया कांच की छड़। ठीक, कांच की छड़ हो गई, और इसको क्या करना है, रेशम का कपड़ा है कि यहाँ पे एक रेशम का कपड़ा है, और इससे क्या करना है ना, ये सिल्क का कपड़ा है और ये ग्लास पाइप है। ठीक है, और इस ग्लास पाइप को क्या किया जा रहा है, कपड़े से रगड़ा जा रहा है। ठीक, रगड़ने पर क्या रहा है कि तब दोनों पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, ये बात सही है क्या, तब दोनों पर आवेश आ जाता है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो चलो बताओ किस पर क्या आएगा, किस पर धन आएगा, किस पर ऋण आएगा, किस पर प्लस वाला चार्ज आएगा, किस पर माइनस वाला चार्ज आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप लोग, आप लोग बहुत तेज हैं। इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या करें, हाँ लिखवाए भी हाँ। ये वाला क्या हो गया बेचारा, माइनस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। कब होगा, आवेशित होने पर ये बात होती है, ये चार्ज प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। आगे क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षित किया जाता है। यह कार्यक्रम और जगह भी देखा जाता है। ठीक, जैसे हम रेशम के कपड़े को यहां रगड़ते हैं, ऐसे ही हम लोग ऊन वगैरह ले लें, सैमूर ले लें, है ना, जो भी लेके अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, मुख्य रूप से आवेशित हो जाते हैं। या हम अपने कपड़े को आपस में रगड़े, ठीक, या हमारी बॉडी में जब लगातार कपड़ा क्या होता है, दिन भर पहने रहते हैं, रगड़ते रगड़ते वो भी क्या हो जाता है, क्या करते हैं, जनरली जो कपड़े होते हैं उस पर क्या आ जाते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, और बाकी जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या करेंगे,
दोनों दोनों वही कपड़े नहीं लेना है। ठीक है ना। और कोशिश ये रहे कि दोनों बॉडी अलग अलग रहे। ठीक, हाँ वस्तु अलग अलग रहे, तो क्या होगा, आवेशन की क्रिया अच्छे से होगी। तो कह रहा है बताओ, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। स्पष्ट कीजिए कि यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश कहो। हाँ? हमारे द्वारा जब किया जाता है तो बढ़ाते जाओगे। हाँ? अच्छा, कहाँ जाओगे बारात? कहाँ जाना है बारात? कहाँ जाना है? कंतापुर जाओगे। मौसी के यहाँ जाओगे क्या? बुआ है, मौसी है ना? चलो देखो, चलो छोड़ो, ये बताओ, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, कौन बताएगा इसको? आवेश संरक्षण के नियम के इसने पालन किया, कौन समझाएगा इसको? यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, हम ये कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। ए भाई सुनो, यहां पर जब हम लोग सिल्क के लिए और जब हम लोग सिल्क के कपड़े को लिए, ठीक, और पाइप को लिए, जब ये ऐसे था, इस पर दोनों पर कोई आवेश नहीं था, इस पर भी चार्ज जीरो है, इस पर भी चार्ज जीरो है, कुल आवेश कितना हो गया? कितना हो गया? अरे सिंपल सी बात है, जब इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, तो इस पे कितना है? जीरो आएगा। ये है कुल आवेश। जब मैंने इसको रगड़ दिया, कुछ ऐसा हो गया, ये समझा? जब मैं इसको रगड़ा तो कुछ ऐसा हो गया, इस पे धन आवेश आ गया, इस पे ऋण आवेश आ गया। तब बताओ हम कैसे कर सकते हैं? और हम ये भी हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियमानुसार कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकता है, न तो मतलब न तो आप कोई नया पैदा कर सकते हैं और न किसी को खत्म कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक वस्तु से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझा? मतलब चार्ज ऑलवेज passes from one object to another object and it cannot be generated nor destroyed. समझा? न तो इसको पैदा किया जा सकता है, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है। आओ देखिए भाई, ध्यान दो, जब मैंने इसको रगड़ दिया तो इसके पास कितना आवेश आ गया? 4 प्लस आ गया, और इसके पास क्या आ गया? 4 माइनस आ गया। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बताओ वैल्यू क्या आने वाली है? वैल्यू क्या आ गई? पहले भी तो वही काम था, जब इन पर आवेश नहीं थे तो भी कुल आवेश जीरो आ रहा था, और जब आवेश आ गए हैं तो भी इन पर आवेश जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब न तो यहाँ कोई पैदा हुआ, न तो कोई नष्ट हुआ, बल्कि केवल क्या हुआ है? केवल क्या हुआ है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां आया है। स्पेस इस पे गया है कि स्पेस इस पे गया है? ये बताओ कौन सा इसमें सही है? नीचे वाली लाइन सही, ऊपर वाली? वेरी गुड, ऊपर वाली सही, नीचे वाली लाइन गलत है। इधर सीधा नहीं गया, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यहां है, तो यहां से यहां आए होंगे। इसका मतलब ये वाला कंडीशन क्या है? सही है। तो मतलब आवेश का स्थानांतरण क्या होता है कि आवेश केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित होता है। कभी यह न तो पैदा होता है न तो नष्ट होता है। इसका मतलब आवेश के उत्पन्न होने से पहले कुल मान जीरो था, और आवेश के उत्पन्न होने के बाद भी कुल मान जीरो है। इसलिए आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नया आवेश पैदा नहीं हुआ। समझ आ गया? यहां से आप समझा सकते हैं। क्या समझाएंगे? कि आवेशित होने से पहले यह वस्तुएं, इन वस्तुओं पर कुल आवेश का मान क्या था? शून्य था, और जब इनको आवेशित कर दिया गया तो भी आवेशित करने की क्रिया के बाद भी इन पर कुल आवेश का मान क्या है? शून्य है। इसलिए आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। समझ आ गया? पक्का हो गया? किसी कोई तकलीफ इसमें? नो नो नो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6। कितना टाइम हुआ? 6 हो गया। सब 6 हो रहा है। चलो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास
Reserve, reserve,